जय हिंद। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज अपना आखिरी सेशन है इस चैप्टर का। आज हमें दो छोटे छोटे से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हम बात करेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में। थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत दो लोगों ने की, एक तो मैडम एच.पी. बल्बतस्काय और दूसरे कर्नल एम.एस. ऑलकोट। एच.पी. बल्बतस्काय और कर्नल एम.एस. ऑलकोट ने थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? न्यूयॉर्क से शुरुआत की। यूएसए के न्यूयॉर्क से शुरुआत की। कब? 1875 में। थियोसॉफिकल मूवमेंट के लोग इंडियन थॉट और इंडियन कल्चर से बहुत हैवीली इंस्पायर्ड थे। किन दो लोगों ने शुरुआत की? मैडम एच.पी. बल्बतस्काय और कर्नल एम.एस. ऑलकोट ने शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? न्यूयॉर्क से शुरुआत की। कब? 1875 में। बट 1882 में थियोसॉफिकल मूवमेंट के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया। कहाँ पर शिफ्ट किया गया? अध्यार नाम की जगह पर शिफ्ट किया गया, जो कि मद्रास के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड हुआ करती थी। कब शिफ्ट किया गया? 1882 में। कहाँ पर शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर्स को? अध्यार नाम की जगह पर। थियोसॉफिकल मूवमेंट के लोग सोल और गॉड के रिलेशन में बिलीव करते थे, आत्मा और परमात्मा के रिलेशन में बिलीव करते थे। इनफैक्ट थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन और थ्योरी ऑफ कर्मा को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। हिंदुइज्म में जो आम तौर पे चलती है थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन और थ्योरी ऑफ कर्मा, इसको थियोसॉफिकल मूवमेंट के लोगों ने एक्सेप्ट किया। थियोसॉफिकल मूवमेंट के लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, यूनिवर्सल भाईचारे में बिलीव करते थे और इन लोगों ने हिंदू रेनेसेंस में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हिंदुइज्म में रीजन के बेसिस पे, रैशनल अप्रोच के बेसिस पे जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया थियोसॉफिकल मूवमेंट के लोगों ने। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए आर्य समाज के साथ मिल के काम किया इन लोगों ने। चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे ये लोग, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से अबॉलिश करना चाहते थे ये लोग और विडोज़ के वेलफेयर के लिए इन्होंने खूब सारा कामकाज किया। बहुत बेसिक बातचीत। थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत मैडम एच.पी. बल्बतस्काय और कर्नल एम.एस. ऑलकोट ने की। कहाँ से शुरुआत की? न्यूयॉर्क से शुरुआत की। कब? 1875 में। 1882 में इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया। कहाँ पे? अध्यार में। थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन और थ्योरी ऑफ कर्मा में ये लोग बिलीव करते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया और विडोज़ के वेलफेयर के लिए इन्होंने खूब काम किया। हालांकि थियोसॉफिकल मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में और 1882 में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया था इन्होंने अध्यार नाम की जगह पे। लेकिन थियोसॉफिकल मूवमेंट ट्रू सेंस में पॉपुलर हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एनी बेसेंट। बेसिकली ये जो एम.एस. ऑलकोट साहब हैं, ही पास्ड अवे इन 1907 और जब ऑलकोट साहब डाइड तो प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थियोसॉफिकल मूवमेंट की प्रेसिडेंट और इनकी प्रेसिडेंटशिप में थियोसॉफिकल मूवमेंट ट्रू सेंस में इंडिया में पॉपुलर हुआ। एनी बेसेंट इंडिया कब आई थी? 1893 में। इंडिया कब आई? 1893 में। और एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी बनारस में। कब? 1898 में। और ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है यही आगे जाके बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कब? 1916 में। एनी बेसेंट कब आई थी इंडिया? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन बनारस में 1898 में किसने रखी? एनी बेसेंट ने रखी और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाके क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। एनी बेसेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। लेकिन ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है इसका इम्पैक्ट लिमिटेड था टू अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ वेस्टर्नाइज्ड क्लास। इंडिया की जो वेस्टर्नाइज क्लास थी वो छोटा सा सेक्शन, उस तक थियोसॉफिकल मूवमेंट का इम्पैक्ट लिमिटेड था। और लिमिटेड होने के पीछे के दो तीन रीजंस हैं। एक तो ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। बेसिकली ये लोग बात कर रहे थे कि हमें कास्ट को ख़त्म करना है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, विडोज़ के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। और उस दौर की जो इंडियन सोसाइटी थी वो कंजर्वेटिव ज़्यादा थी, वो इन रिफॉर्म्स के लिए अभी तैयार नहीं थी। तो ऐसे में जितने भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे उनका सबका इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड था और वही हुआ थियोसॉफिकल मूवमेंट के साथ में। और दूसरा जो बड़ा रीज़न था वो था कि इस थियोसॉफिकल मूवमेंट को रन कर रहे थे फॉरेनर्स और फॉरेनर्स से इंडिया के जो मासेज हैं वो ट्रू सेंस में जुड़ नहीं पाए।
बिकॉज पहले से ही ब्रिटिशर्स से परेशान थे लोग, और ऐसे में अगर फॉरेनर्स इंडियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट में जाके बात करेंगे और कहेंगे कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, तो इंडियन मासेस बट ऑब्वियसली बातें नहीं जोड़ पाएंगे, और इसीलिए थियोसॉफिकल मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड था। हालांकि इट गेव मच नीडेड सेल्फ रिस्पेक्ट टू इंडियंस फाइटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इंडियंस जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें एक सेंस ऑफ प्राइड आया। उनको दिखा कि यार फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर से, इंडियन थॉट से इतना हैवीली इंस्पायर्ड हैं कि यहाँ आके काम कर रहे हैं उसके लिए, और हम जो ये सोचते रहते हैं कि यार ब्रिटिशर्स हम पे राज करेंगे, हमें तो खुद पे राज करना आता ही नहीं है, हमें गवर्न करना आता ही नहीं है। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन है जो कि इंडियंस के बीच में ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, वो एक तरीके से ख़त्म हुआ, और इस चीज़ में थियोसॉफिकल मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो एक बार और देख लेते हैं। थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत मैडम HP बल्बतस्काय और कर्नल MS ऑलकोट ने की। कहाँ से की? न्यूयॉर्क से की। कब की? 1875 में की। हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया कहाँ पे? अध्यार नाम की जगह पे। कब? 1882 में। ये लोग थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन और थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, और सोशल रिफॉर्म्स के लिए कामकाज करना चाहते थे। एनी बेसेंट की प्रेसिडेंटशिप में ये थियोसॉफिकल मूवमेंट ट्रू सेंस में पॉपुलर हुआ। एनी बेसेंट कब आई थी? 1893 में। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी, और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाके बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, और ये मैं हर एक सेशन में कहता हूँ कि लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा और थोड़ा सा पुश कर देगा। तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को जो भी इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, आगे चलते हैं। एक टॉपिक और पढ़ना है आज अपने को, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये जितने भी सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और जब अपन सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन एक दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। जब रिफॉर्मर्स ने सोशल रिफॉर्म्स की बातचीत करना शुरू किया, रिलीजियस रिफॉर्म्स की बातचीत करना शुरू किया, तो वो ऐसी सोसाइटी में खड़े हुए थे जो कि ऑर्थोडॉक्स है, जो कि कंजर्वेटिव है, जो कि धर्म के पीछे आंख बंद करके चलती है, और जो कि रिफॉर्म्स के लिए तैयार नहीं है। उस सोसाइटी में जब रिफॉर्मर्स कह रहे हैं कि हमें चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, हमें सती को अबॉलिश करना है, हमें कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो इस इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने रिफॉर्मर्स को अब्यूज़ करने की शुरुआत की, परसिक्यूट करने की कोशिश की, फतवाज इशू किए गए इनके अगेंस्ट में। इनफैक्ट रिफॉर्मर्स को असैसिनेट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इन रिफॉर्मर्स का और इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस इंडियन सोसाइटी को लिबरेट करने में। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या किया इन्होंने? इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के तहत लोग ऑप्रेस किए जा रहे थे, सप्रेस किए जा रहे थे, कास्ट सिस्टम के तहत जिन लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जा रहा था, विमेन जिनकी कंडीशन बेहद ख़राब थी, उन लोगों को लिबरेट करने में, उन लोगों को आगे बढ़ाने में, उन लोगों के बेनिफिट वेलफेयर की बात करने में इन रिफॉर्मर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इन्हीं रिफॉर्मर्स की कोशिश का नतीजा है कि आज हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम में कुछ कमी आई है, आज हमारी सोसाइटी में विमेंस की स्थिति थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। ये जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इन्होंने ह्यूमन इंटेलेक्ट पे फोकस किया, इन्होंने रीज़न पे फोकस किया, इन्होंने फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया। ऐसी इंडियन सोसाइटी जहां लोग धर्म के पीछे आंख बंद करके कुछ भी करने को तैयार थे, उस सोसाइटी में इन्होंने बोला कि हमें रीज़न के बेसिस पे ऑपरेट करना चाहिए, हमें फ्री थिंकिंग के बेसिस पे ऑपरेट करना चाहिए। और किसी भी सोसाइटी में फ्री थिंकिंग वाले लोग सबसे बड़ी एसेट होते हैं। तो आज जो हमारी सोसाइटी खड़ी हुई है, उस सोसाइटी में इस फ्री थिंकिंग और इस रैशनल अप्रोच को लाने वाले कौन है? ये रिफॉर्मर्स हैं। साइंटिफिक नॉलेज को, सेक्युलर और मॉडर्न आउटलुक को इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लीडर्स ने प्रमोट किया, और उसी का नतीजा है कि आज हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, आज हम सेक्युलर प्रिंसिपल्स की बातचीत करते हैं, आज हम मॉडर्न आउटलुक की तरह से दुनिया को देखते हैं। हालांकि ये जो रिफॉर्मर्स हैं, ये मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे, ये वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे थे।
जब अपन रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तो वेस्टर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे इंडियन सोसाइटी को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ये लोग ह्यूमनिज्म की बात कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई कास्ट। ये लोग कह रहे थे कि हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और इसकी वजह से ये जो हमारा इंडियन कल्चर और जो हमारा इंडियन इंटेलेक्ट आइसोलेटेड हुआ करता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो ख़त्म हुआ, वो एंड हुआ। रिफॉर्मर्स के आने से पहले तक हम खुद के ट्रेडिशन में, खुद के सिस्टम में इतना ज़्यादा घिरे हुए थे कि बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं था और हम रिफॉर्म्स करना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब रिफॉर्मर्स आए तो उन्होंने बताया कि दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने बताया कि दुनिया में तो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं। उन्होंने बताया कि रैशनल अप्रोच नाम की कोई चीज़ है। और जब रिफॉर्मर्स ने ये आइडियाज़ हमारी सोसाइटी में प्रोपोगेट करने की शुरुआत की तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जान पाया। ये जो हमारा आइसोलेशन था ये ख़त्म हो पाया। और इन रिफॉर्मर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन रिवाइविंग नेटिव कल्चरल पर्सनैलिटी विच हैड गॉट डिस्टॉर्टेड बाय कॉलोनियल डोमिनेशन। ब्रिटिशर्स ने बड़ा सोच समझ के इंडियंस में एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन डेवलप किया। इंडियंस को बताने की कोशिश की कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम लायक नहीं हो, तुम खुद को गवर्न नहीं कर सकते हो, हम तुम्हें सिखाएंगे। और जो कॉमन इंडियन है उसने इसमें कुछ हद तक बिलीव करना शुरू कर दिया। लेकिन ये रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा भी पास्ट ग्लोरियस है। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन किया है। इन रिफॉर्मर्स ने हमारे पास्ट को ग्लोरीफाई किया और लोगों को बताने की कोशिश की कि हम खुद को गवर्न कर सकते हैं, हम भी अपने पास्ट के ऊपर प्राइड महसूस कर सकते हैं। और तब जो मासेस हैं वो थोड़ा जागे और अल्टीमेटली फिर ये लड़ाई जो है वो नेशनलिज्म की लड़ाई बनी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं कि एक तो लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने। दूसरा, ह्यूमन इंटेलेक्ट को प्रमोट करने में, फ्री थिंकिंग को प्रमोट करने में, रीज़न को प्रमोट करने में, साइंटिफिक नॉलेज, सेक्युलर और मॉडर्न आउटलुक को प्रमोट करने में इन रिफॉर्मर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इंडिया को, इंडियन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में मिलाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इंडियंस में एक सेंस ऑफ प्राइड को डेवलप करने में भी इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ये जितने भी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इनका बेस बेहद ही नैरो था। इनफैक्ट इनकी जो रीच है वो एडुकेटेड और अर्बन मिडिल क्लास तक ही लिमिटेड थी। और लिमिटेड होने के पीछे दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे ज़्यादातर, और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट उस टाइम की इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे थे। भाई कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं, सती के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, धर्म को रीज़न के बेसिस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। कंजर्वेटिव सोसाइटी में ऐसा कहना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा, और बट ऑब्वियस था इनको भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, तो इनका जो बेस था वो नैरो था। और दूसरा, ये जो रिफॉर्मर्स हैं इन्होंने भी गलती की। इन्होंने जितने भी पीजेंट्स थे और जितने भी अर्बन पुअर्स थे उनकी डिमांड्स को इग्नोर ही कर दिया। ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे इन्होंने पास्ट के ऊपर फोकस किया, पास्ट को ग्लोरीफाई किया, स्क्रिप्चर्स के ऊपर फोकस किया, स्क्रिप्चर्स को ग्लोरीफाई किया। बट इसके चलते मिस्टिसिज्म प्रमोट हुआ, इसके चलते सूडो साइंटिफिक थिंकिंग प्रमोट हुई, इसके चलते रिलीजन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे एक हल्का सा डिवीजन भी प्रमोट हुआ। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तो हम कहते हैं कि इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से कास्ट सिस्टम में कुछ हद तक कमी आई। लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी था जो इन रिफॉर्मर्स की वजह से नाराज हुआ और कास्ट सिस्टम की तरफ ज़्यादा झुकने लग गया। खासकर जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो इन रिफॉर्मर्स से नाराज़ थे। उनको तो लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे ये हमारे ट्रेडिशन के साथ में छेड़खानी कर सकते हैं, कैसे ये वर्ना सिस्टम के साथ में छेड़खानी कर सकते हैं। तो वो लोग थोड़ा अलग होने लगे। ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे इन्होंने रिलीजन के ऊपर और फिलोसफिकल एस्पेक्ट के ऊपर खूब सारा फोकस किया, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया। और उसकी वजह से एक जनरल पैटर्न डेवलप हुआ कि जितने भी हिंदू रिफॉर्मर्स थे
वो एंशियंट हिस्ट्री के पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे, उस पर फोकस कर रहे थे, लेकिन मेडिवल पीरियड के पास्ट को इग्नोर कर रहे थे। और उसका एक रीज़न क्या था कि मेडिवल पीरियड में ज़्यादातर रूल किया मुस्लिम रूलर्स ने। तो ज़्यादातर हिंदू रिफॉर्मर्स जो हैं वो इस मेडिवल पीरियड को इग्नोर कर रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री के पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे, और इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक थोड़ा सा डिवीजन देखने को मिला। और जब एंशियंट हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाता है तो लोअर कास्ट के लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, बिकॉज लोअर कास्ट का जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके रूट्स कहाँ पर हैं? एंशियंट हिस्ट्री में। वर्ना सिस्टम कहाँ से इमर्ज हुआ? एंशियंट हिस्ट्री से इमर्ज हुआ। तो ये लोअर कास्ट के लोग ऐसे हिंदू रिफॉर्मर्स के साथ में जो कि एंशियंट हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर रहे थे उसके साथ में बहुत ईजिली जुड़ नहीं पाए। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? एक तो नैरो सोशल बेस, वो अपने को समझ में आता है। दूसरा, ये रिफॉर्मर्स पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे, स्क्रिप्चर्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ज़रूरी भी था, बिकॉज कंजर्वेटिव सोसाइटी में अगर स्क्रिप्चर्स का सहारा ना लिया जाए, अगर पास्ट की ग्रेटनेस का सहारा ना लिया जाए, तो रिफॉर्म्स की बातचीत कोई सुनेगा ही नहीं। तो अपनी बात को सुनवाने के लिए ये रिफॉर्मर्स पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे थे, स्क्रिप्चर्स की मदद ले रहे थे, लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी आया। नेगेटिव साइड क्या आया कि एक तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला, और दूसरा लोअर कास्ट के लोग डर गए कि यार वर्ना सिस्टम जिसके रूट्स एंशियंट हिस्ट्री में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो अपर कास्ट के लिए हो जाएं, हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ जाएं। तो एक थोड़ा सा कम्युनल आस्पेक्ट, थोड़ा सा कम्युनल डिवीजन भी देखने को मिला है। और इसके साथ इस चैप्टर की पूरी बातचीत खत्म हो गई। ईजी तो नहीं था चैप्टर, लेकिन ईजी बन सकता है अगर आप एक पेज पे लिखो सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को, और कम से कम 8-10 बार रिवाइज़ करो और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज़ करो, तो बेहद ईजी है चैप्टर। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।